लोग जानते ही हैं। डैम का मतलब क्या होता है? जैसे मान के चलिए कि इधर अगर इसको जनरल वे में अगर बहुत अच्छे से समझाना है तो ये एक तरीका होता है कि जैसे मान के चलो कि अपना घर अगर कुछ दूर पे रहता है ना, कुछ डिस्टेंस पे रहता है, तो हम लोग अगर गाड़ी चला रहे हैं तो कुछ लोग पेट्रोल बचाने के लिए है ना रेस कर देंगे, गाड़ी को स्पीड बढ़ा देंगे और फिर स्पीड बढ़ाने के बाद में गाड़ी न्यूट्रल करके बंद कर देंगे। तो हम लोग एक अंदाज लगा लेते हैं कि भैया हमारी गाड़ी यहां से लेके हमारे घर तक पहुंच जाएंगी, है ना, ये अंदाज लगा लेते हैं। लेकिन ये जो अंदाज है आपका, ये सारा का सारा एक चीज के ऊपर डिपेंड करता है जिसको बोलते हैं फोर्स। और वो फोर्स कौन सा? अगर ये जो फोर्स होगा, जिस फोर्स के अभी बारे में बात करेंगे हम लोग, वो फोर्स अगर नहीं होता है तो आप कंटिन्यूअस आपकी गाड़ी कल चलते हुए रहेगी, न्यूटन फर्स्ट लॉ के हिसाब से, कि अगर वो बॉडी रेस्ट पे तो रेस्ट पे, मोशन पे तो मोशन पे, है ना। तो ये जो फोर्स होता है, दिस फोर्स इज कॉल्ड एज ड्रैग फोर्स। इसको कहते हैं ड्रैग फोर्स। समझ में आ गया द मीनिंग ऑफ ड्रैग? सो दिस इज कॉल्ड एज ड्रैग। ये ड्रैग फोर्स, सो दिस ड्रैग फोर्स इज एक्सर्टेड बाय द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, या अदरवाइज इट इज एक्सर्टेड बाय दूसरा तरीके से फोर्स, दैट इज फ्रिक्शनल फोर्स, जो हम लोग गाड़ी के टर्म्स में बात कर रहे हैं। हम लोग करते क्या है कि अगर मान के चलिए हम लोग ने गाड़ी की रेस बढ़ा दी और फिर हम लोग ने यहां से गाड़ी बंद कर दी, हमारी गाड़ी एक मोशन में है, दैट इज इन मोमेंटम। तो एक गाड़ी जब मोमेंटम में रहेगी तो कंटिन्यूअस मोमेंटम रहेगी, तो बाद में जाकर रुकेगी क्यों? क्योंकि दो फोर्सेस उसके ऊपर लगेंगे, एक ड्रैग फोर्स और एक फ्रिक्शनल फोर्स, और ये दोनों फोर्सेस ये गाड़ी के मोशन को रिड्यूस करेंगे। जो स्पीड होगी वो स्पीड को रिड्यूस करने का काम दो फोर्सेस करेंगे। एक फोर्स ड्रैग फोर्स विच इज एक्सर्टेड बाय द एटमॉस्फेयर, जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है एटीएम, 1 एटीएम, दैट इज 1.013 into 10⁵ पास्कल। क्लियर? तो ये जो 1 एटीएम होता है दैट इज ड्रैग फोर्स। तो ये ड्रैग फोर्स जो कंटेन होगा एटमॉस्फेयर में, वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर, और जो फ्रिक्शनल फोर्स एक्सर्ट होगा बिटवीन द टायर ऑफ व्हीकल एंड द रोड सरफेस। ये दो फोर्स, दिस टू फोर्सेस इज रिस्पॉन्सिबल टू रिड्यूसिंग द मोशन ऑफ द व्हीकल। ये दो फोर्स रिस्पॉन्सिबल है कोई भी ऑब्जेक्ट का मोशन को रिड्यूस कराने के लिए, और जो ऑब्जेक्ट का मोशन रिड्यूस करता है उसको कहते हैं हम लोग ड्रैग फोर्स। जो फोर्स एक ऐसा फोर्स जो ऑब्जेक्ट के मोशन को रिड्यूस करता है उसको कहते हैं हम लोग ड्रैग फोर्स। क्लियर? और जो ड्रैग फोर्स होता है वही ड्रैग फोर्स एग्जैक्टली अपोजिट डायरेक्शन से काम करता है, जो डायरेक्शन आपकी मोशन की होती है, और वो रिड्यूस क्या करता है? उसकी वेलोसिटी, गाड़ी की वेलोसिटी को तो रिड्यूस करता है। और गाड़ी की जैसे वेलोसिटी रिड्यूस होगी, एक समय ऐसा आ जाएगा कि वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? 0। और जिस समय वेलोसिटी 0 हो जाएगी हमारी गाड़ी रेस्ट हो जाएगी। क्लियर? तो ये सारा का सारा कंसेप्ट अगर आप एक साथ में जोड़ दो तो उसको कहते हैं हम लोग डैम्प्ड। और अगर हम लोग उसको लेंगे ऑसिलेशन के टर्म्स में तो उसको कहा जाएगा डैम्प्ड ऑसिलेशन। क्लियर? चलिए तो सामने चलते हैं अभी। तो यहां से हम लोग एक डायग्रामेटिकल पोजीशन समझेंगे इसकी। सबसे पहले कंटेनर कंसीडर करेंगे। सो वी हैव वन कंटेनर एंड दिस कंटेनर इज फिल्ड विद द लिक्विड। एक लिक्विड से फिल कर दो, और ऊपर लेंगे हम लोग एक रिजिड सपोर्ट, और रिजिड सपोर्ट पर एक स्प्रिंग अटैच कर देंगे। सो दिस इज योर स्प्रिंग, एंड ये एक ब्लॉक ऑफ मास जिसका मास m होगा, एंड दिस इज अटैच्ड टू दिस वेन। दिस इज कॉल्ड एज वेन। दिस इज अ टी शेप्ड स्ट्रक्चर, एक मेटालिक टी शेप्ड स्ट्रक्चर होगा, एंड इट इज दिस इज अ लिक्विड। क्लियर? ये आपका क्या है? लिक्विड। ये आपका लिक्विड, ये आपका कंटेनर, ये आपका ब्लॉक ऑफ मास, और ये जो टी शेप्ड स्ट्रक्चर होता है इसको कहते हैं, दिस वेन इज अ मेटालिक टी शेप्ड स्ट्रक्चर। ये एक मेटालिक होता है और ये टी शेप्ड स्ट्रक्चर होता है, एंड दिस इज योर स्प्रिंग, और ये आपका रिजिड सपोर्ट। ये होगी आपकी डायग्राम फॉर द डैम ऑसिलेशन। क्लियर? So construction for the dam oscillation, it is consist of the spring. One end of the spring is attached to the rigid support, while other end of the spring is attached to the block of mass, and block of mass is further attached to the vane. And what is vane? Vane, it is a metallic T-shaped structure. ये एक मेटालिक है और T-shaped structure है, and it is submerged, yeah, it is dipped into this liquid, and ये लिक्विड है, और लिक्विड किसमें भरा हुआ है? हम लोगों ने कंटेनर में। क्लियर? चलिए
अब क्या करेंगे हम लोग, ये ऑब्जेक्ट को यहां जहां ब्लॉक ऑफ मास है मैं उसको यहां फोर्स लगा लेता हूं एक एक्सटर्नल फोर्स लगा लूं नीचे डायरेक्शन से, ठीक है। इफ आई एम अप्लाइंग द एक्सटर्नल फोर्स टू दिस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट इन अ डाउनवर्ड डायरेक्शन एंड रिलीज्ड, फोर्स लगा देता हूं और फोर्स लगाने के बाद में इसको रिलीज कर देता हूं। नाउ सी व्हाट हैपेंस, इट स्टार्ट्स ऑसिलेटिंग लाइक दिस। दिस एंटायर सिस्टम इज ऑसिलेटिंग इन अ वर्टिकल सेक्शन। अब जब पूरा का पूरा वर्टिकल सेक्शन में ऑसिलेट करना चालू करेगा तो यहां नीचे क्या है, लिक्विड। अब ये ऊपर नीचे हो रहा है तो लिक्विड भी ऊपर नीचे ही होगा, क्लियर। और कंटिन्यूअस मोशन में होने के कारण ये, इसका कंटिन्यूअस मोशन में होने के कारण ये लिक्विड है, ये लिक्विड का टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा। होगा ऐसे इंक्रीज। आपने कभी देखा होगा कि अगर आपके पास में लिक्विड है और उसको आप कंटिन्यूअस स्टीयर करो, इफ यू आर कंटिन्यूअस द स्टीयरिंग मतलब उसको कंटिन्यूअस आप स्टीयर करते रहो, घुमाते रहो उसको, तो थोड़ी देर के बाद में देखेंगे कि उसका टेम्परेचर प्रीवियस वाले टर्म से ज्यादा हो जाएगा, क्लियर। अभी तो वैसे ही ठंडी चल रही है, हम लोग ऐसे ऐसे करते हैं, पागल थोड़ी ना है। व्हाट इज जनरेट, किसके वजह से, फ्रिक्शन। और हमारा मोशन कौन सा है, ऑसिलेटरी। ये ऑसिलेशन मोशन है, और ऑसिलेशन मोशन और एक दूसरे से अगर रब होना चालू हो जाएंगी तो यहां जनरेट क्या होती है, हीट। और ये जो हम लोग फोर्स लगा रहे हैं इसको कहते हैं मैकेनिकल फोर्स। कौन सा फोर्स कहते हैं, मैकेनिकल फोर्स। इसका मतलब मैंने यहां फोर्स कौन सा लगाया था, मैकेनिकल फोर्स। इसके वजह से ये ऑसिलेट हो रहा है, उसके वजह से ये पूरा का पूरा लिक्विड ऊपर और नीचे ऑसिलेट होगा, और जैसे ऊपर नीचे ऑसिलेट होगा तो इसका टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा, क्लियर। इट मींस दैट कि ये जो मैकेनिकल फोर्स है, ये दैट मैकेनिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू थर्मल एनर्जी। क्यों, क्योंकि इसका टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा ना, और जैसे इसका टेम्परेचर इंक्रीज हो गया तो क्या हो जाएगा, बिकॉज़ दिस इंक्रीजिंग इन द थर्मल एनर्जी एंड दिस लिक्विड का टेम्परेचर इंक्रीज हो गया, और जैसे लिक्विड का टेम्परेचर इंक्रीज हो गया हो जाएगा तो उसको हम लोग बोलेंगे कि भैया मैकेनिकल एनर्जी किसमें कन्वर्ट हो गई, थर्मल एनर्जी, क्लियर। आपने तो यहाँ एक्सटर्नल फोर्स लगाया ना, आपने इसके ऊपर हीट थोड़ी ना सप्लाई की हो, आपने नीचे बर्नर थोड़ी ना लगाया है, बट स्टिल देयर इज इंक्रीज इन द टेम्परेचर। ये लिक्विड का टेम्परेचर फिर से इंक्रीज हो रहा है, किसकी वजह से इंक्रीज हो रहा है, कि हम लोग ने यहाँ एक्सटर्नल फोर्स लगाया था, वो मैकेनिकल फोर्स था, वो मैकेनिकल एनर्जी हम लोग ने यहाँ अप्लाई कर दी, वो मैकेनिकल एनर्जी की वजह से ये ऑसिलेट हो रहा है, ऑसिलेट होने की वजह से लिक्विड ऊपर नीचे होगा, मतलब ये भी ऑसिलेट होगा, और जैसे ही ऑसिलेट होगा तो यहाँ इसका टेम्परेचर इंक्रीज होगा, और जैसे ही टेम्परेचर इंक्रीज हुआ किसकी वजह से हुआ, मैकेनिकल एनर्जी हम लोग ने लगाई, और जनरेट क्या हुई, थर्मल एनर्जी। So it means that mechanical energy is converted into a thermal energy। और उसके बाद में देखेंगे कि कुछ समय के बाद में इसका मोशन रिड्यूस हो जाएगा, मतलब इसका जो एम्पलीट्यूड बना हुआ था वो एम्पलीट्यूड रिड्यूस हो जाएगा, और एक ऐसा समय आ जाएगा कि एम्पलीट्यूड कितना हो जाएगा, 0। The reducing amplitude of the oscillatory system, the reducing amplitude of the oscillatory system is called as the oscillation। और ये रिड्यूस कौन करेगा, कौन फोर्स लगाएगा, ये लिक्विड। किसके ऊपर लगाएगा, वेन के ऊपर। सो दैट मींस ड्रैग फोर्स इज एक्सर्टेड बाय द लिक्विड ऑन दिस वेन। और जैसे हम लोग अभी थोड़ी देर पहले गाड़ी का एग्जांपल ले रहे थे, तो ड्रैग फोर्स कौन लगा रहा था, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। और दूसरी चीज हमारा फ्रिक्शनल फोर्स, क्लियर। यहां ड्रैग फोर्स कौन लगाएगा, ड्रैग फोर्स इज एक्सर्टेड बाय लिक्विड। किसके ऊपर लगाएगा, वेन के ऊपर। तभी तो इसका ऑसिलेशन रिड्यूस होगा ना, क्योंकि आपने इसको एक्सटर्नल फोर्स लगाया था और ये ऑसिलेट हो रहा था, और जैसे ही ऑसिलेट हो रहा था तो ये जो लिक्विड है ये लिक्विड ऊपर नीचे हो रहा था। फिर आप थोड़ी देर के बाद में देखेंगे तो ये जो ऑसिलेट पहले पोजीशन में जैसे पोजीशन में हो रहा था वही पोजीशन में नहीं रहेगा, उसका एम्पलीट्यूड कम हो जाएगा। फिर कुछ समय के बाद में एम्पलीट्यूड कम हो जाएगा, फिर कुछ समय के बाद में एम्पलीट्यूड कम हो जाएगा, और एक समय ऐसा आ जाएगा जब एम्पलीट्यूड कितना हो जाएगा, 0। किसकी वजह से एम्पलीट्यूड 0 हुआ, लिक्विड की वजह से। मतलब लिक्विड ने कौन सा फोर्स लगाया, ड्रैग फोर्स। किसके ऊपर लगाया, वेन के ऊपर। और वेन में क्या हुआ, देयर इज रिड्यूसिंग इन द एम्पलीट्यूड, एंड दिस इज ऑल टुगेदर द कांसेप्ट ऑफ डैम्प ऑसिलेशन। ये पूरा का पूरा कांसेप्ट क्या हुआ, डैम्प ऑसिलेशन। अब जो आपने फोर्स लगाया हुआ था वो फोर्स, अभी देखो इसकी इक्वेशन बनाएंगे हम लोग। इक्वेशन बहुत सिंपल है। जो फोर्स आपने यहां लगाया हुआ था वही फोर्स दो फोर्स में कन्वर्ट हो जाएगा, एक स्प्रिंग फोर्स और एक दूसरा ड्रैग फोर्स, क्लियर। एंड द ड्रैग फोर्स कौन एक्सर्ट करेगा, लिक्विड। किसके ऊपर एक्सर्ट करेगा, वेन के ऊपर। सो दैट इज ड्रैग फोर्स इज एक्सर्टेड बाय लिक्विड ऑन द वेन, और आपने लगाया हुआ था फोर्स। सो दैट फोर्स, वो दो फोर्स, ये जो फोर्स है आपने फोर्स लगाया हुआ था वो दो हिस्सों में बदल जाएगा, एक स्प्रिंग फोर्स, क्लियर, और एक ड्रैग फोर्स। तो इसमें हमारी इक्वेशन क्या बनेगी, नाउ दिस सी द इक्वेशन, दैट इज F इज इक्वल्स टू दैट इज FD प्लस FS। So where F is an external applied force to this block of the system, on the block of the system, and where FD is a drag force, FD क्या आपका drag force, और FS क्या आपका spring force,
क्लियर? क्योंकि दो चीजें हुई ना आपके फोर्स की वजह से। दो चीजें कौन सी हुई भैया? एक ड्रैग फोर्स डेवलप हुआ यहाँ पे, क्लियर, और दूसरी चीज ये स्प्रिंग भी ऑसिलेट करेगी, मतलब स्प्रिंग भी कॉम्प्रेशन एक्सपांशन दिखाएगी। तो इसलिए आपका जो फोर्स है, ये दो फोर्स आपका दो हिस्सों में बदल गया। किसमें? एक ड्रैग फोर्स और एक स्प्रिंग फोर्स। क्लियर? अब देखो स्प्रिंग फोर्स की इक्वेशन तो हम लोग जानते हैं, इसको इक्वेशन नंबर दे देते हैं। स्प्रिंग फोर्स की इक्वेशन हम लोग जानते हैं, दैट इज Fs इज इक्वल टू माइनस kx। ये तो होती है। क्लियर? चलिए ड्रैग फोर्स करता क्या है? अभी ड्रैग फोर्स का कांसेप्ट अभी मैंने समझाया हुआ था, अगर आपको बहुत अच्छे से याद होगा वो ड्रैग फोर्स का कांसेप्ट, तो हम लोग इक्वेशन यहीं से बना सकते हैं इसका। ड्रैग फोर्स क्या रिड्यूस करता है? वेलोसिटी। ड्रैग फोर्स क्या रिड्यूस करता है? देखो अभी हम लोग ने वही बात की थी कि भैया अगर मेरे को वहां, मेरा घर वहीं है, अगर मेरे को वहां जाके पहुंचना है तो हम लोग यहाँ से एक्सेलरेट करेंगे, और एक्सेलरेट करने के बाद में मैं जान लूंगा कि मेरा घर वहां पे होने के कारण मैं वहां तक पहुंच सकता हूं। तो जब ऑब्जेक्ट मैंने जा रहा है, ऑब्जेक्ट या मेरी गाड़ी जैसी आ रही है, तो गाड़ी का रिड्यूस क्या हो रहा है? वेलोसिटी क्या रिड्यूस हो रही है? और वेलोसिटी रिड्यूस कैसे होगी? मेरा वेलोसिटी का डायरेक्शन ये होगा और वेलोसिटी ड्रैग फोर्स का डायरेक्शन ऑपोजिट होगा। समझ में आ रहा है? तभी तो रिड्यूस होगा ना। अगर सेम डायरेक्शन हो जाएगा तो वेलोसिटी इंक्रीज हो जाएगी। So when the drag force exerted in the reverse direction as that of the direction of velocity. तो ये जो ड्रैग फोर्स है, so this drag force is directly proportional to the velocity. This drag force is directly proportional to the velocity, but there is negative sign. Why it is negative sign? Because this negative sign indicates that the drag force and the velocity are in a opposite direction. That's why there is reducing the velocity. Clear? So now again there is Fd, that is drag force. Proportionally we are using constant, so we are using minus of b. This minus as it is, and there is b, where b is a drag force constant. b क्या आपका? ड्रैग फोर्स कांस्टेंट। जो टर्म्स में आप इसको सॉल्व करेंगे बस उसी का कांस्टेंट ही आएगा, ठीक है? एंड रेस्ट ऑफ द थिंग दैट v is as it is. Clear? So this is the equation for spring force and this is the equation for drag force. Clear? और जो फोर्स हम लोगों ने लगाया हुआ था वही दो फोर्स में डिवाइड हो गया, ड्रैग फोर्स एंड स्प्रिंग फोर्स। नाउ Fs and Fd put in equation number 1, so we get the equation for the force, that F is equal to C, that is minus of b into v. Clear? Plus again this is minus of k into x. Clear? So again this is plus minus get minus, so F is equal to minus b into v minus k into x. समझ में आ रहा है? Clear? So now again this is F is equal to this is b as it is minus b as it is, and this is v. What is v? Velocity. And what is velocity? dx upon dt. Velocity क्या होती है? dx upon, तो यहाँ क्या तरह dx divided by dt, and this is minus kx as it is. क्लियर हो गया? ठीक है, चलिए ये फोर्स है, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, तो फोर्स इज इक्वल टू लगा लेता हूं मैं यहाँ मास इनटू एक्सेलरेशन इज इक्वल टू माइनस b इनटू x डिवाइडेड बाय dt माइनस kx। समझा गया? क्लियर? चलिए एक्सेलरेशन डिस्प्लेसमेंट के टर्म्स में क्या लिखा जा सकता है? dv by dt, अगेन v is dv dx upon dt, तो इससे d square x by dt square, तो एक्सेलरेशन क्या लिख सकते हैं हम लोग? d square x by, तो यहां से आ जाते क्या? सो अगेन दिस इज m d square x by dt square is equals to c, this is minus of b into dx upon dt, ठीक है, एंड माइनस kx। ठीक है, चलिए ये पूरी की पूरी टर्म माइनस हो जाएगा, मैं इधर ले लेता हूं, मेरी प्लस हो जाएगी। सो दिस इज m into d square x by dt square, ये इधर आ गया प्लस b into dx upon dt plus k into x is equals to 0. So this is the equation for damped oscillation. ये इक्वेशन हो गई किसके लिए? damped oscillation. क्लियर? अब यहां पे जो ऑब्जेक्ट के ऊपर जो हम लोग फोर्स लगाते हैं, वो फोर्स लगाने के बाद में अब देखो यहां से इसका हम लोग थोड़ा सा सिमेटिक चेंज कर दे। कैसे? बिफोर अप्लाइंग द फोर्स एंड आफ्टर अप्लाइंग द फोर्स। सो बिफोर अप्लाइंग द फोर्स इफ आई एम टेकिंग दिस इज द पोजीशन ऑफ वेन, अगर मैं ये पोजीशन ले लूं वेन की, तो ये वेन की मीन पोजीशन हो जाएगी एंड वी आर अप्लाइंग दिस डाउनवर्ड फोर्स। तो डाउनवर्ड फोर्स होने के बाद में ये ऑब्जेक्ट कहीं ना कहीं यहां आएगा, तो यहां एक आपकी पोजीशन बनेगी, तो वो पोजीशन कौन सी पोजीशन कहलाएगी? पॉजिटिव एक्सट्रीम पोजीशन। बोल क्लियर हुआ? क्लियर? मतलब यहां से यहां तक कई तो कितने भी डिस्टेंस पे आएगा और वो आएगा तेरा डिस्प्लेसमेंट, एंड दिस पॉजिटिव एक्स। अगेन इट इज मूविंग टुवर्ड द मीन पोजीशन एंड अगेन इट मूविंग टुवर्ड द नेगेटिव एक्सट्रीम पोजीशन। तो यहां से कुछ ऐसी पोजीशन में मेरे को यहां पे क्या मिलेगा? नेगेटिव एक्सट्रीम पोजीशन। क्लियर?
सो नाउ द सिमेट्रिक, ये कुछ सिमेट्रिक आपका ऐसे काम करेगा कि ये मीन पोजीशन हो जाएगी, यहाँ इसके लिए पॉजिटिव एक्सट्रीम पोजीशन, यहाँ आपकी आएगी नेगेटिव एक्सट्रीम पोजीशन, या अदरवाइज यहाँ और यहाँ आपकी पॉजिटिव एक्सट्रीम पोजीशन बन जाएगी। क्लियर? अब यहां से लेके यहां तक जो भी डिस्प्लेसमेंट इसका बनता है, यहां से यहां तक ले लो या अदरवाइज यहां से यहां तक ले लो। क्लियर? ये जो डिस्प्लेसमेंट बनता है वो डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन हम लोग यहां डायरेक्ट यूज करते हैं। सो द इक्वेशन फॉर दिस डैम्प्ड ऑसिलेशन, द डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन ऑफ द वेन इन द डैम्प्ड ऑसिलेशन, दैट इज x इज इक्वल टू, घबराना नहीं, दैट इज a into e minus b into t पावर में minus b into t divided by twice of m, and this is cos of omega 1 into t plus phi. So this is a displacement equation. So this is a displacement equation of this vane from the mean position. ये displacement equation है damped oscillation के लिए. So where a into e minus b into t to the power divided by this is twice m. This is altogether called as, this is the amplitude of damped oscillation. तो ये जो चीज है हमारी, ये चीज लिखी जाती है, so this is a into e to the power minus b into t divided by twice of m. So this is called as amplitude. ये आपका amplitude होता है damped oscillation का, amplitude damped oscillation. Clear? And this is the cos of omega 1 plus phi. Then again omega 1 plus phi is your phase angle. ठीक है? और अगर मैं इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखूं, अगर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन अगर हम लोग इसका निकाले तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कैसा होगा, देखो यहां से। So again, यहां ये हमारी मीन पोजीशन, ये मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, ये मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट। सबसे पहले हम लोग अगर फोर्स लगाए तो फोर्स लगाने के बाद में मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट आएगा, देयर इज एक्सट्रीम पोजीशन, पॉजिटिव एक्सट्रीम पोजीशन, नेगेटिव एक्सट्रीम पोजीशन में तो सबसे पहले यहां से कुछ चालू करेगा ये। सो अगेन देयर इज इंक्रीजिंग इन दिस एम्पलीट्यूड, सबसे पहले तो एम्पलीट्यूड आपका इंक्रीज हो जाएगा, देन अगेन डिक्रीज, फिर डिक्रीज, फिर डिक्रीज, फिर डिक्रीज, और एक समय ऐसा आ जाएगा कितना आ जाएगा, 0। क्लियर? सो दिस इज कॉल्ड एज डिक्रीजिंग एम्पलीट्यूड। ये क्या हो गया आपका, decreasing amplitude. And what is the equation for the amplitude of this damped oscillation? A into e to the power minus b into t divided by twice of m. This is the end of the lesson. So this is all about the concept of damped oscillation. उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा। हार्ड है नहीं ना? अरे समझा गया? चलो।